नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। महाराष्ट्र में सियासी घमासान थम नहीं रहा और अब जो ताजा मामला सामने आ रहा है उससे साफ लग रहा है एनसीपी के कुनबे में फूट पड़ रही है। एनसीपी में रार अब साफ नजर आने लगी है। दरअसल आज मुंबई में एनसीपी का शिविर हुआ जिसमें एनसीपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन इसमें अजित पवार नजर नहीं आए। मंच पर एनसीपी के सभी बड़े नेताओं के नाम की कुर्सी लगी थी, लेकिन अजित पवार का नाम और उनकी कुर्सी गायब थी। हालांकि अजित पवार ने इसके पीछे पहले से तय कार्यक्रम का हवाला दिया। अजित पवार ने कहा कि एक समय पर हो रहे 2 राजनीतिक कार्यक्रमों में से एक को चुनना होगा, लेकिन एनसीपी की बैठक इसीलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि अगले चुनाव और पार्टी का एजेंडा मजबूत करने को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी थी। ऐसे में पार्टी की अहम बैठक से सीनियर नेता अजित पवार का गायब रहना सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच कुछ सही नहीं चल रहा। इससे पहले अजित पवार के बीजेपी से हाथ मिलाने की अटकलें भी तेज थी, लेकिन अजित पवार ने मीडिया में एक बयान देकर कि वो एनसीपी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। लेकिन उद्धव गुट के सामना में छपे संजय राउत के एक लेख ने विवादों को फिर से हवा दी थी, जिससे नाराज अजित पवार ने कहा था कि दूसरे लोग एनसीपी के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं। अलबत्ता अब इसके बाद एनसीपी की बड़ी बैठक से अजित पवार का गायब रहना इशारा कर रहा है कि एनसीपी की दाल में कुछ तो काला है। वहीं शरद पवार एक तरफ खुद अडानी मुद्दे पर विपक्ष की जेपीसी जांच की मांग को गैर जरूरी बता रहे हैं, अडानी से मुलाकात कर रहे हैं और अब इनडायरेक्ट वे में बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि शरद पवार और अजित पवार के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। शरद पवार अजित पवार का अगला एक्शन क्या होगा, क्योंकि भारत की राजनीति के दिग्गजों का जब जब जिक्र होता है तो शरद पवार का नाम सबसे ऊपर आता है। पवार एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक अपने सियासी दांव पेच से कई सरकारों के खेल बिगाड़े और बनाए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पवार आखिर किस ओर चल रहे हैं। क्या भविष्य में पवार कोई बड़ा सियासी दांव चलने वाले हैं? क्या महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। एनसीपी की बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए अजीत पवार? एनसीपी के शिविर से अजीत पवार का नाम क्यों गायब? क्या एनसीपी ने अजीत पवार को किया साइडलाइन? अडानी से मीटिंग, अजीत पवार से किनारा, शरद पवार का ये कैसा दाव? अजीत पवार ने कहा, कौन है संजय राउत? मी कोणाचं नाव घेतलेलं नव्हतं, कोणाच्या अंगाला का लागावं? मैं वही लिखता और बोलता रहूंगा जो सच है। क्या होगा अजीत पवार का अगला कदम? क्या शरद पवार खेलने जा रहे हैं बड़ा दांव? शरद पवार अजीत पवार के दिल में छिपा है। महाराष्ट्र में क्या है पवार की राजनीति? और इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सीमा मलिक हमारे साथ हैं, प्रवक्ता एनसीपी। किशोर तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, शिवसेना उद्धव गुट के। अशोक सिंह नेता भारतीय जनता पार्टी और साथ ही सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सिंह जी के पास मैं जाऊंगी। शिवसेना उद्धव गुट के किशोर तिवारी जी हमारे साथ हैं और साथ ही सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ जुड़ी हैं। एनसीपी के नेता भी हमारे साथ हैं, उनके पास सबसे पहले जा रही हूं। सीमा मलिक जी, दाल में कुछ तो काला है एनसीपी के। राजनीतिक पंडित यही कह रहे हैं कि कुछ तो काला है, कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है एनसीपी में। कुछ भी काला नहीं है। अब मैं देखिए, हम लोग बहुत बार कह चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शरद पवार जी ने भी बहुत क्लियरली कहा है, माननीय दादा पवार जी ने भी बहुत क्लियरली कहा है कि कोई रिफ्ट नहीं है एनसीपी में,
कोई ऐसी बात नहीं है, बट देखिए वही है ना जिसको कहते हैं लोग कि शक व शुबा का तो कोई इलाज होता नहीं। अब एक किसी भी चीज़ को लेकर उसको इतना बड़ा इशू बना देना, लाइक आज माननीय दादा पवार जी नहीं थे उस वर्कशॉप में जो मुंबई में हुई, बट वो किसी हमारी पार्टी के किसी दूसरे फंक्शन में थे ना। तो एक ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो क्यों नहीं, क्योंकि हमें पहले से पता था कि वो किसी दूसरे प्रोग्राम में है, इसलिए उनका नाम नहीं लगाया गया होगा वहाँ पर, बिकॉज वी न्यू इट, पहले से ही पता थी ये बात तो कि ही इज़ नॉट कमिंग फॉर दिस प्रोग्राम। उनका पहले से कोई शेड्यूल प्रोग्राम है, तो अगर वो कहीं जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे में कोई रिफ्ट हो गई है या हमारे आपस में कोई रिफ्ट है या महाविकास आघाड़ी में कोई रिफ्ट है। हम सब एक साथ हैं। ये बात को मैं बहुत बार दोहरा चुकी हूँ कई चैनल्स पे, आपके चैनल पे भी, और मैं फिर से यही बात कहूँगी, क्योंकि कुछ ऐसी बात है ही नहीं है। और देखिए हर चीज का सीमा मलिक जी, वो बात ठीक है, अगर एक ही समय पर दो कार्यक्रम हो रहे हैं तो एक कार्यक्रम को छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन संजय राउत का ये कह देना कि शरद पवार से बातचीत में शरद पवार ने उन्हें कहा था कि एनसीपी के नेताओं पर दबाव है, बहुत दबाव है, और एनसीपी के कई नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। किस बात का दबाव है, किस चीज की ओर इशारा शरद पवार कर रहे थे? संजय राउत कह रहे हैं ऐसे की आशंका शरद पवार जी ने जताई है। देखिए मैं इस बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती। आप मेरे से पूछ रही ना? आप शायद। जी, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। जी, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए ये मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर करना चाहती हूँ कि दबाव और ये सब तो देखिए आज जो अगर आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करते हैं तो उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारे ही नेताओं पर दबाव है, उनका दबाव तो कहीं पे भी चलता रहता है ना। आज उनके इन चीज़ों से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि वो किसी भी ना, हमें केवल अपनी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, एक ये सारे जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने आप देखे एक पत्र भी लिखा, हर चीज़ करी गई है सब की। जिस तरह से आज जो एजेंसीज हैं, जिस तरह से ईडी और सीबीआई के मिसयूज हो रहे हैं, इस बात से हर आदमी आज इस कंट्री में ये बात हर आदमी जानता है। तो ये कोई स्पेसिफिक हमारी पार्टी की बात नहीं है, ये एक हर ऑपोजिशन पार्टी आज इस बात को अशोक सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए राजनीति में तो संभावनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, ये हर कोई जान रहा है, लेकिन बीजेपी अलग तरीके का दबाव क्रिएट कर रही है ताकि एनसीपी के जो नेता हैं वो उनके पक्ष में जाएं। ये जो चर्चा हो रही है, क्या ये सच है? क्या किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है क्या बीजेपी की तरफ से? देखिए, पहली बात तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। उनके पार्टी में क्या चल रहा है ये अन्य पार्टियों में भी अगर कोई चर्चा भी करेगा तो इसलिए करेगा क्योंकि मीडिया में कोई बात चल रही होगी, और फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना मुझे लगता है सीमा जी को नहीं चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी के साथ आज ये सरकार में थे, जिसको ये महाविकास आघाड़ी बोलते हैं, उसमें कांग्रेस भी थी, और कांग्रेस अगर इतनी अच्छी थी तो फिर इनके जो पार्टी के जो शरद पवार जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको आखिर कांग्रेस छोड़ के अलग जाकर अपनी पार्टी क्यों बनानी पड़ी? तो जिसके साथ हैं पहले उनका इतिहास देख लें। भारतीय जनता पार्टी कभी तोड़ फोड़ इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, ना कभी है। हम तो जनता के द्वारा जो वोट मिलता है उससे स्थापित होके आते हैं, तब हम सरकार बनाते हैं और सरकार में हैं। जब तक जनता का आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, सरकार में रहेगी। जिस दिन हम जनता के अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएंगे, हम विपक्ष में आ जाएंगे, तो हमें कहने में तो कोई अच्छा, और अगर कोई संवैधानिक तरीके से बीजेपी में आना चाहेगा तो बीजेपी उसका स्वागत करेगी? देखिए, पहली बात तो वहाँ पे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता भी नहीं है, और दूसरी पार्टियों को जब कुछ करने के लिए नहीं मिलता है तो फिर वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सीमा मलिक जी और बाकी लोग जो बैठे हैं, इन लोगों ने कभी देश भर में चर्चा किया क्या कि आपको राशन कार्ड बनवानी चाहिए, या उज्ज्वला गैस देनी चाहिए, या बिजली देनी चाहिए, या सड़क बनवानी चाहिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करनी चाहिए, या एयरपोर्ट बनवाना चाहिए? एक भी कांग्रेस हो, एनसीपी हो, या जो आप उद्धव ठाकरे के जो ग्रुप बोलते हैं, इन लोगों ने कभी मांग किया सरकार से? क्योंकि देश के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, अपना और अपने परिवार के विकास से इन लोगों को लेना देना है।
इसलिए ये तरह तरह की बातों को करके जनता को भ्रमित करने ठीक है का अशोक काम जी, इसका करते हैं। जवाब हम किशोर तिवारी जी से ही ले लेते हैं। वो कुछ बोलना भी चाह रहे थे। किशोर तिवारी जी, जनता के मुद्दों की कभी आपने बात नहीं करी, ये आरोप अशोक सिंह की तरफ से लगाया जा रहा है। और एनसीपी पर चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, क्या आपको भी एनसीपी का भविष्य इस समय खतरे में नजर आ रहा है? नहीं, दो अलग अलग सब्जेक्ट है। अशोक जी के पहले ये बात का जवाब देता हूं कि भारत में पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, ये सब कुछ कांग्रेस की देन है। हाँ, उसमें कुछ डाइवर्शन होता था, कुछ लूप होल होंगे तो उसको रेक्टिफाई किया डायरेक्ट बेनिफिट से, तो ठीक है ना। लेकिन मैं प्रमुख मुद्दे पे बात आ रहा हूँ। सीमा मलिक जी ने साफ कर दिया है, हाँ, और अजित पवार जी ने भी साफ कर दिया है कि महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट है। कई लोगों पर, सभी पार्टी के, कांग्रेस के है, शिवसेना में तो 80% लोगों पर आरोप लगा दिए थे तो वो लोग छोड़ के चले गए। कई लोगों पर और परिवारों पे अगर दबाव है तो वो लोग जाएंगे, दबाव से जेल जाने के डर से जाएंगे। लेकिन अजित पवार जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मैं जेल जाऊंगा लेकिन मैं बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। इसके बावजूद भी अगर महाराष्ट्र की राजनीति, ज्योत्सना जी जिसको भी समझती है कि जहां पर एनसीपी चुन के आती है तो उनकी लड़ाई बीजेपी से है, तो अपना राजनीतिक देश वो तोड़ नहीं सकते। और अभी आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव है, उसमें जिसे रिस्पांस मिल रहा है तो बीजेपी तो कहीं नहीं है। बीजेपी किशोर तिवारी जी, राजनीतिक सफर 80 साल से ज्यादा का तय कर चुके हैं शरद पवार जी, और 1990-91 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के लिस्ट में भी थे शरद पवार। राजनीति को बखूबी समझते हैं। अगर उन्होंने कोई आशंका संजय राउत के सामने रखी है, जो संजय राउत कह रहे हैं, तो शरद पवार जी की बात में थोड़ा तो दम होगा। अविश्वास नजर आ रहा है चाचा भतीजे में। मैं बता रहा हूँ, चाचा भतीजे तो इंटैक्ट है, लेकिन एनसीपी के अंदर कई नेताओं के परिवारों को जेल में डालने की धमकी दी जा रही है, जिसमें परिवार के जी का भी, अपना पवार जी का भी परिवार शामिल है। लेकिन विनोद तावड़े जो सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि महाराष्ट्र में सांसद और विधायक दोनों भी बीजेपी के कम होने वाले हैं। यानी इसका मतलब डूबती नैया में अजित पवार कभी नहीं जाएंगे, मैं अभी बता रहा हूँ। और तो ये विषय बंद होना चाहिए, ऐसी मैं प्रामाणिकता से इच्छा रखता हूँ। ठीक है, डॉक्टर सुधा मिश्रा के पास में जा रही है, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। सुधा मिश्रा, अभी आप अशोक जी को भी सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, आपने अभी किशोर जी को सुना। किशोर जी का कहना है कि बहुत लोगों को जेल भेजा जा सकता है, जिसमें शिवसेना के साथ साथ एनसीपी के लोग भी हैं। जेल, कोई आरोप होता है, कोर्ट में मामला जाता है, उसके बाद ही कोई किसी को जेल भिजवाया जा सकता है। तो ऐसे लोग रखे ही क्यों हुए हैं पार्टी में जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, या जिनके ऊपर शक है पार्टी के प्रमुख को कि ऐसा हो सकता है? जनता तो ये सवाल पूछेगी ना, किस पर डाउट है आपको? कौन कौन पार्टी छोड़कर जा सकता है, या बीजेपी किस किस को भुना सकती है? ज्योत्सना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके इस प्रश्न का उत्तर तो अशोक जी बेहतर तरीके से देंगे, क्योंकि इनके पास एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है जिसमें आके सब सही हो जाते हैं। नाम मैं लेके आपके डिबेट को डिटेल करना नहीं चाहती हूँ। आपका जो प्रश्न था, चुनाव आयोग से ये प्रश्न पूछना बहुत वाजिब है, और जो चीजें जो आपने प्रश्न किया कि जो जेल जाने लायक है, तो अगर आप इस प्रश्न पे बात करना चाहती हैं तो आपके संसद भवन में आप जानती हैं कितनी संख्या कम हो जाएगी, वो छोड़ दीजिए। अभी हमारे अशोक भाई कह रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार बनाई गई है, क्या किसी से छुपी हुई है? मेघालय में जिसके बारे में जो बात कर रहे थे, फिर सरकार बना ली, क्या किसी से छुपा हुआ है? ये कह रहे हैं कि जो लोग, बाकी लोग विपक्षी जनता के मुद्दों की बात नहीं करते हैं। अरे वो मांग करेंगे तब आप जनता के मुद्दों पे काम करोगे? कैसी पार्टी है आपकी भाई कि जिस देश और जिस समाज के हित के लिए आप आए थे, आप कह रहे हो विपक्षियों ने मांग नहीं की? कब मांग की? कब मांग नहीं की? आपको जिता के भेजा है तो उनकी मांग यही थी कि काम करिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आप 24/7 चुनाव में है। और चुनाव में किस लिए है? कि बस किसी तरह से उनके राज्यों में, हर राज्यों में आपका शासन प्रशासन बना रहे, उस डर का माहौल क्रिएट करना लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत, आपकी पार्टी में आपके जो आपने चुनाव आयोग में दे रखा है शपथ पत्र, उसके बारे में सबको पता है, छुपा हुआ कोई चीज नहीं है। लेकिन आप अपनी चीजों का असंवैधानिक रूप से इस्तेमाल करके, जब बात कोर्ट की बार बार ज्योत्सना जी आती है, मेरा भी एक प्रश्न है कि मान लीजिए सबको सजा, सब पे वर्डिक्ट, जो कुछ भी होता है,
कोर्ट के आदेशानुसार उसके अनुसार ही होता है। लेकिन बात वहां तक पहुंचने से पहले आप अपने आप को अलग कर लेते हो, दूसरों पे ईडी और सीबीआई भेज देते हो, तो कैसे कोर्ट कैसे देगा फैसला? कोर्ट तक बात जानी भी तो चाहिए ना। तो इस तरह से ईडी सीबीआई जब सिलेक्टेड चीजें काम करेगा। अब डर की जो बात हो रही है महाराष्ट्र में, आप जो बात करें, सीमा जी ने बहुत आराम से कह दिया, आसानी से कह दिया कि ऐसी कोई बातें है ही नहीं। 2 प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम में व्यक्ति गया, दूसरे में नहीं गया। लेकिन जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए उन मुद्दों पे बात ना होके अभी बात ये होती है कि कांग्रेस क्या कर रही है, एनसीपी क्या कर रही है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन जिसको काम करना है उस पे कोई सवालिया निशान खड़ा ही नहीं होता है। ये लोग साफ बजाते विपक्ष ये नहीं कर रहा है, विपक्ष वो नहीं कर रहा है, विपक्ष में ये हो गया है, विपक्ष घर में हो गया है। अरे भाई, घर है तो घर में, हर घर में। आप ठीक बताइए है, जोत्सना जी, ये क्या बात तो ऐसा कोई सीमा घर मलिक है? भी जानती है कि अगर किसी पार्टी ने किसी नेता को तोड़ना है या जोड़ना है तो वो इनविटेशन खुले तौर पर तो नहीं देगा, और अगर किसी नेता ने किसी दूसरी पार्टी का रुख करना है तो वो खुलकर ये भी नहीं कहेगा सार्वजनिक तौर पर कि मैं जा रहा हूं। हालांकि अजीत पवार ने जिस तरह इस बात को नकारा है, ये बात सच है, लेकिन अजीत पवार, अशोक सिंह, हमें याद है मोदी सरकार के काम की, ईवीएम को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरे विपक्षी दल के जो नेता थे वो अगेंस्ट में बोल रहे थे, नेगेटिव बोल रहे थे। बहरहाल अशोक सिंह, सुधा जी कह रही हैं कि आप लोग भी कभी काम की बात थोड़ी करते हैं, जो जनता चाहती है उस मुद्दे पर आप भी लोग कहाँ काम कर रहे हैं अपने राज्य में? सरकार तो आप लोगों ने जोड़ तोड़ के बना ली। देखिए, पहले तो सुधा जी को, डॉक्टर सुधा जी को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो सीबीआई, ईडी, ये आज कोई भारतीय जनता पार्टी के समय में तो बनी नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी सर्वाधिक केस कांग्रेस के नेताओं पे लगे, चाहे वो कलमांडी जी हो, चाहे बोफोर्स मामला हो, चाहे 2G हो, चाहे 3G हो। उस समय भी जितनी देश की एजेंसियां थी इन नेताओं के पीछे पड़ी रहती थी, और आज भी इनके पीछे ही है। भाई, जो गलत करेगा ये एजेंसियां उसके खिलाफ ही कार्रवाई करेगी। जहां तक विपक्ष की बात है, और इनको ये डर है कि विपक्ष में सरकार जो है प्रभावित कर देती है, सरकार जो है तोड़फोड़ करती है। डॉक्टर सुधा, मैं आ रही हूँ, आपकी बात के बीच में कोई बोला नहीं, वापस आ रही हूँ। सुधा जी, आप डॉक्टर्स में हैं, पढ़ी लिखी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा जब आपका समय आएगा तो बोलिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए थोड़ा सा। जहां तक इसका विषय है विपक्ष का, हम लोग 70 साल से ज़्यादा विपक्ष में रहे। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस हमको तोड़ रही है, कांग्रेस हमको जेल भेज रही है। हमारे 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष का हत्या हुआ, तब भी हम लोगों ने कभी कांग्रेस पे आरोप नहीं लगाया। भाई, नाच न जाने आंगन टेढ़, अगर आपसे कुछ होता नहीं है, आप जनता के काम करते नहीं हैं, फिर आप उम्मीद करते हैं कि जनता मुझे वोट दे, फिर आप चुनाव में हार जाते हैं तो वो खींच मोदी जी पे उतारते हैं। आप कभी जहर की खेती बोल देते हैं, कभी तरह कब्र खुदेगा, कभी कुछ पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं तो इसलिए आपको ये बात बोला कि देश में बहुत सारी मुद्दा हैं। अगर आप सरकार में अच्छा काम किए होते तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आती, आप ही रहते। लेकिन जब आपको अवसर मिला जनता के काम करने के लिए, तब तो आप करप्शन में लगे रहे, तब तो आप कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, इन सब चीज़ों में लगे रहे। अब जब आप विपक्ष में हैं, आपको मूल्य आधारित विपक्ष के रोल अदा करना है। जब आप नौटंकी कर रहे हैं, आज देश में बहुत सारी समस्याएं, आप उसके लिए क्यों नहीं बोलते? अशोक जी, बीजेपी से इतर जो पार्टियों के लोग हैं वो दरअसल ये कहते हैं कि जहां पर बीजेपी के पास नंबर्स आ जाते हैं वहां तो बीजेपी सरकार बनाती है, और जहां पर नंबर्स नहीं आते हैं वहां तो जरूरी सरकार बनाती है। बहरहाल मैं जा रही हूँ एनसीपी की प्रवक्ता के पास। जी सीमा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कह रही हूँ कि बड़े इससे ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले किस तरह से हीट स्ट्रोक की वजह से लोग महाराष्ट्र में मरे हैं, जरा इन बातों पर भी इनसे कहिए ध्यान दें। जो किसानों की इतनी फसलें खराब हो गई, उनका क्या हाल चल रहा है, जरा इन पे ध्यान दें। ना कि ये केवल हमारे घर में क्या हो रहा है, एनसीपी में क्या हो रहा है, महाविकास आघाड़ी में क्या हो रहा है, इस पर थोड़ा कम ध्यान दें। जो इनका अपना काम है, जो बता रहे कि हम उसके पहले कभी आपने कोई रोड बनाने की मांग की, मतलब ये कैसी हास्यास्पद बात लग रही है मुझे। और मेरे ख्याल से 2014 के पहले तो भारतवर्ष में कोई रोड थी नहीं, कुछ एक मिनट सीमा जी, हम मुद्दे से डीरेल हो रहे हैं। मैं डीरेल नहीं हो रही हूँ, ये जो आप ये संजय राउत बातें कर रहे हैं ना कि पार्टी एमवीए में शामिल है, करने का टाइम आपका है ना भाई। संजय राउत ने शरद पवार जी से बात करी, और शरद पवार जी ने जो आशंका जताई वो संजय राउत ने सार्वजनिक कर दी। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि सच्चाई क्या है। देखिए, मैंने जो मेरा पार्टी का पक्ष है, मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं,
हमारी कोई रिफ्ट नहीं है और हम कहीं नहीं भाई जा रहे। हम तो एनसीपी के खिलाफ तो कुछ कह ही नहीं आप रहे, कह इसको तो समझ आपके लीजिए, सहयोगी बाकी दल रहे आपको बीजेपी कह के प्रवक्ता संजय बैठे राउत ये रहे। बताएंगे ना कि इनके भाई साथ भारतीय कौन सा जनता हमारा पार्टी के alliance किसी हो रहा है। नेता ने एनसीपी के लिए ये कुछ नहीं बताएंगे बोला ना है। कि ये हमने ना alliance- तो अजीत जी के लिए बोला है ना पवार जी के लिए बोला है, बोला तो संजय राउत जी हैं और उसके साथ आपका गठबंधन है। तो हम कहाँ आपके बीच में पड़ रहे हैं? हमने तो पहले ही कहा कि आपका इंटरनल मामला है, आप लोग आपकी अपनी पार्टी का आपका मामला भाई है। ही नहीं भाई, भारतीय जनता ऑपरेशन पार्टी कमल कहाँ तो हम इन्वॉल्व ही है कर इसमें? रहे हैं, है ना। ऑपरेशन कमल तो हमारा प्रोजेक्ट है एक्चुअली, आप तो कहीं है ही नहीं। ठीक है। आपको तो इतना 0% टॉलरेंस नहीं है, आपका 50% टॉलरेंस है करप्शन पे। 2G की बातें कर रहे हैं आप, 2G में क्या निकल आया बताइए आप। ठीक है सीमा जी, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ, किशोर तिवारी जी के पास मैं जा रही हूँ। किशोर तिवारी जी, अजित पवार यही कह रहे हैं कि दूसरे लोग क्यों प्रवक्ता बन रहे हैं एनसीपी के? किशोर तिवारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? किशोर तिवारी जी तक लगता है आवाज नहीं जा रही है। सीमा मलिक जी, आप कह रही है कि एनसीपी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। क्या बीजेपी ने हवा दे दी इस मुद्दे को? माननीय संजय राउत जी ने क्या कहा वो उनके प्रवक्ता ही उनको बताएंगे ना। मेरा तो उस पर कोई बोलने का कुछ होता नहीं। नहीं, संजय राउत ने मैं तो अपनी दरअसल पार्टी शरद के जी का बारे में नाम बता लिया सकती है। हूँ आपको, और मैं बड़ी क्लियरली बता रही हूँ। संजय राउत जी ने दरअसल शरद जी का नाम लिया है। देखिए, अगर उनकी पार्टी की बात है, उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं तो वो बताएंगे ना आपको, मैं उसमें क्या बता सकती हूँ। ठीक है, किशोर जी से मैं जवाब ले लूंगी। किशोर जी तक दरअसल आवाज नहीं जा तो रही है। अपनी पार्टी का पक्ष बता सकती हूँ, मेरे नेताओं ने जो कहा है वो मैं बता सकती हूँ। ठीक है सीमा जी, सुप्रिया सूले का भी बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है। राजनीतिक पंडित जो है वो इस लिहाज से भी चर्चा करें, दरअसल सुप्रिया सूले का जो महत्व है वो बढ़ाना चाहते हैं शरद पवार। देखिए मैम, इस तरह की अफवाहों का कुछ वो नहीं है। ऐसे आप कुछ भी स्टोरीज बनाती रहिए बैठ के, तो अब उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? वापस हम आ रही हूँ क्या आपके कह पास। सकते हैं? किशोर तिवारी जी, आप हमारे लिए बताइए, तो हमारे अजित सारे नेता पवार, आदरणीय ठीक है, हैं, माननीय पवार साहब ठीक थे, है सीमा मलिक जी, जिस ये स्टोरी नहीं देश है। के दरअसल बहुत जब बड़े नेता राजनीतिक हैं, पंडित माननीय एक विषय ताई हो, पर हमारी सुप्रिया ताई मंथन हो, करता माननीय है, अजीत कुछ दादा लिखता पवार। है, तो दोनों वो हमारे लिए- ठीक है। मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। किशोर तिवारी जी, अजित पवार ने यही कहा है कि संजय राउत प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं, कोई और प्रवक्ता क्यों बन रहा है एनसीपी का? नहीं, वो क्या हुआ कि हर जगह यही बात आ रही थी कि अजीत पवार पार्टी छोड़ के जाए। अजीत पवार जी ने बोला भाई क्या एफिडेविट लिख के दे दूं, और ये विवाद कहीं से भी आना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने उनकी बात रख ली, और हमारे बीच में एनसीपी और शिवसेना के बीच में कोई दरार वगैरह नहीं है, ऐसे चलते हैं, मन मुटाव वगैरह भी नहीं है। और संजय राउत की जहां तक बात है, वो उनके परिवार में उनके बहुत अच्छे संबंध है। उन्होंने लिखा इसलिए कि महाराष्ट्र में ईडी सीबीआई का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, और उसके वजह से तो सरकार गिर गई। अगर जेल में जाने का भय नहीं होता तो हमारे पार्टी के लोग छोड़ के नहीं जाते। लेकिन आज का माहौल ऐसा है कि उद्धव जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हमारी सरकार आ रही है, तो कोई आने वाली सरकार को 6 महीने के लिए छोड़ के थोड़ी जाएगा। 6 महीने के लिए क्यों छोड़ के जाएगा? हाँ, अभी तो केंद्र की चुनाव आएंगे, फिर राज्य के चुनाव है, तो कोई ऐसा पॉलिटिकली अपने आप सुसाइड नहीं करेगा। तो आप चिंता मत कीजिए, कोई छोड़ के नहीं जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ रहे हैं आप? हाँ, लोकसभा एनसीपी कहीं नहीं जा रही। नहीं, देखिए सीमा जी, लोकसभा साथ में भी लड़ रहे हैं, और लोकसभा में 48 से कम 44 सीट आने वाली है। मैं आज लिख के रख लेना, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण बने हैं वो समीकरण बड़े खतरनाक है। और महाराष्ट्र के अंदर कोई भी अभी ये गलती नहीं करेगा कि जो बीजेपी के पाले में जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से सरकार गिराई, उस वजह से ज्यादा लोग खफा है, और ये खफा रहने से बहुत बुरा हुआ। अभी देखो ना, जो बताया था सीमा मलिक जी ने, ज्योत्सना जी, कि वो एक बाबा को महाराष्ट्र भूषण देते देते ना इंसाफ 100 लोगों की मौत हो गई। तो ठीक है किशोर जी, रिपल्केशन बहुत आ रहा है। बीजेपी का अगर कोई विरोध भी करता है ना, तो कुछ टाइम बाद वो बीजेपी में जाता हुआ नजर आता है, और फिर उसका विश्लेषण ऐसे होता है कि जांच की आंच से बचने के लिए बीजेपी ने उसे अपने पाले में कर लिया। अशोक सिंह जी, ये चर्चा आपने भी बहुत सुनी होगी। बहरहाल आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, आप रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।